नमस्कार, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है। GOISC क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CG आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएँ, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि लोक गाथा का मतलब अक्सर क्या होता है, ठीक है। कई बार हम टॉपिक को पढ़ते जाते हैं पर हमें उसका असली मतलब ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो लोक गाथाओं का मतलब होता है जो फोक लोर्स होती है, उसे हम लोक गाथा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो लोक गाथा का मतलब ये हुआ कि जब कोई क्षेत्रीय कहानी, ठीक है, जब कोई लोकल स्टोरी आपको लयबद्ध तरीके से सुनाई जाए तो वो लोक गाथा कहलाती है, फोक लोर्स कहलाती है, ठीक है। तो जैसे अक्सर आप अपनी फैमिली गैदरिंग या फैमिली फंक्शंस में जाते होंगे तो कोई आपको कहानियाँ सुनाते होंगे, ठीक है। तो कहानियों को लयबद्ध तरीके से कहना ही लोक गाथा कहलाती है, फोक लोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं कि असल में क्या होती है लोक गाथा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में कथानक की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। अब कथानक क्या होता है? कथानक मतलब किसी कहानी का कैरेक्टर, ठीक है, जो भी उसमें पात्र होते हैं उसे हम कथानक कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रधानता पाई जाती है और इनकी विशेषताओं में गाथा भी शामिल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में अलग अलग विषय के लोक गाथाएँ मिलती है। किसी में प्रेम रस की बात होती है, किसी में वीर रस की बात होती है। तो लेकिन जो ज़्यादातर जो गाथाएँ हैं उसमें प्रेम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? प्रेम तत्व की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही जीवन के अलग अलग पहलू जैसे वीरता, चमत्कार और अलौकिक अदाओं का भी रोचक वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। हम जीवन में सभी तरह की पहलू देखते हैं, कभी वो दुख का पहलू होता है, कभी सुख का पहलू होता है, कभी संघर्ष देखते हैं, कभी वीर हो जाते हैं। तो उसी तरह की अलग अलग जो पहलू है वो भी जो लोक गाथा के कथानक होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि जो लोक गाथा है उनको अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांटा गया है, ठीक है। तो आदिकालीन लोक गाथाएँ मतलब क्या होगा? आदिकालीन लोक गाथाएँ मतलब जो बहुत प्राचीन समय की लोक गाथाएँ हैं उन्हें हम आदिकालीन लोक गाथाएँ कहेंगे, ठीक है। जो बहुत पुराने समय में लिखी गई और आज तक चली आ रही है वो कौन सी गाथाएँ हो गई? आदिकालीन लोक गाथाएँ हो गई, ठीक है। अब इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एक तो हो गई प्रेम प्रधान गाथा, मतलब जिसमें जो थीम होगी वो लव थीम होगी, ठीक है। और दूसरी हो गई धार्मिक और पौराणिक कथाएं, यानी कि रिलीजियस थीम की गाथाएं या रिलीजियस कथाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब प्रेम प्रधान गाथाएं में कौन कौन सी गाथाएं हैं? सबसे पहले तो अहिमन रानी की गाथा, ठीक है, अहिमन रानी की गाथा, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर रेवा रानी की गाथा, फिर राजा वीर सिंह की गाथा और केवला रानी की गाथा। ये कौन सी गाथाएं हैं? ये लव थीम पे बेस्ड गाथाएं, ठीक है। और ये जो है धार्मिक और पौराणिक गाथा है, फुलबासन की गाथा और पंडवानी की गाथा, ये है रिलीजियस थीम की लोक गाथाएं, ठीक है। तो आइए इन सभी का विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले अहिमन रानी की गाथा, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई कहीं की रानी है, ठीक है, रानी मतलब क्वीन है। तो अहिमन रानी थी जो राजा वीर सिंह की पत्नी थी, ठीक है, राजा वीर सिंह की पत्नी थी। और इस गाथा में रानी के पुनर्जन्म और पति से पुनर्मिलन की गाथा है, ठीक है। थोड़ा सा फिक्शनल लग रहा है, काल्पनिक लग रहा है कि भाई पुनर्जन्म होने के बाद वापस से वही पति मिलना, तो इसीलिए ये लव सॉन्ग है, प्रेम पर आधारित गाथा है, ठीक है, फोकलोर है जो प्रेम पर आधारित है। तो रानी जो है, अहिमन रानी है, वो पुनर्जन्म लेती हैं, दोबारा रीबर्थ होता है उनका और अपने पति से वापस वो मिलती है, इसीलिए इसे लव थीम में रखा गया है। इस फोकलोर को प्रेम प्रधान माना गया है, ठीक है। इस गाथा में क्या मिलता है? इस गाथा में दाम्पत्य जीवन का, मानवीय भावना और पारलौकिक शक्तियों का सुंदर चित्रण मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है हमको? इस लोक से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिल रही है, जैसे दाम्पत्य जीवन जो है वो लौकिक होता है, इस वर्ल्ड में होता है, ठीक है। तो जो दाम्पत्य जीवन है उसके बारे में जानकारी मिल रही है और इंसान कैसे अपनी भावनाओं को
कंट्रोल करता है या भावनाओं से कंट्रोल होता है उसकी जानकारी मिल रही है, और पारलौकिक यानी कि स्पिरिचुअल पावर्स की इसमें बात हो रही है। जो शक्तियाँ इस लोक से परे है उसे पारलौकिक कहते हैं, तो पारलौकिक शक्तियों की इसमें बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं रेवा रानी की कथा। जैसा कि हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, ये जो गाथाएं हैं ये कौन सी प्रधान गाथा है? प्रेम प्रधान गाथा है। तो रेवा रानी भी जो है ये गाथा भी प्रेम प्रधान है। ये राजा उग्रसेन की पत्नी थी। ठीक है, और इस गाथा में समाज द्वारा प्रताड़ित नारी तथा पुरुष की आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनना और यातनाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये आदिकालीन लोक गाथा है, प्राचीन समय की लोक गाथा है। तो उस ज़माने में जो है स्त्रियों के पास ज़्यादा अपनी यातनाओं को बताने का साधन नहीं होता था, तो वो लोक गाथाओं के ज़रिए अपनी जो समस्याएं हैं वो समाज को उजागर करती थी। तो इस गाथा में भी, रेवा रानी की गाथा में भी सामाजिक प्रताड़ना को बताया गया है, सामाजिक यातना को बताया गया है। जो पुरुष की आसुरी प्रवृत्तियाँ होती है, उसका शिकार जो महिलाएं बनती है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये भी एक तरह का प्रेम प्रधान गाथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केवला रानी की गाथा। ठीक है, केवला रानी की गाथा, अब ये कौन है? केवला रानी हरदी शहर के राजा मदन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, तो जैसा भी आप देखेंगे प्रेम प्रधान कोई भी गाथा होगी तो उसमें क्या होगा? ऑब्वियसली एक कपल होगा। ठीक है, तो केवला रानी की जो है वो हरदी शहर के राजा मदन सिंह की पत्नी थी। इसमें प्रेमांकुर का पल्लवित होना और पुनर्मिलन का गाथा है। मतलब किसी दो लोगों के बीच में जैसे प्रेम बढ़ता है वही इसमें बताया गया है, और कैसे वो एक दूसरे से वापस मिलते हैं इसकी गाथा इसमें बताई गई है। तो ये हो गई केवला रानी की गाथा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं राजा वीर सिंह की गाथा। राजा वीर सिंह की गाथा यह छत्तीसगढ़ में सर्व प्रचलित प्रेम प्रधान गाथा है। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी गाथा है प्रेम प्रधान में? राजा वीर सिंह की गाथा है। इस गाथा में जादू टोना से रानी का अपहरण कर लिया जाता है और रानी की खोज और रानी की राजा से भेंट का वर्णन है। देखिए पुराने ज़माने में जादू टोना बहुत इस्तेमाल किया जाता था, बहुत उसका जिक्र होता था। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा वीर सिंह की पत्नी थी उनका जादू टोने से अपहरण कर लिया गया था, और फिर कैसे वो राजा को मिली और कैसे वो लोग एक साथ वापस हो जाते हैं, इसी घटनाओं का विवरण है इसमें। ठीक है, तो ये हो गई राजा वीर सिंह की गाथा। ये सब कौन सी गाथाएं हो गई? प्रेम प्रधान गाथाएं हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा धार्मिक रिलीजियस गाथाएं। ठीक है, तो रिलीजियस जो फोकलोर्स है उसमें एक हमने देखा फूलबासन की गाथा। यह गाथा सीता द्वारा लक्ष्मण से फूलबासन नाम के फूल लाने के अनुरोध पर आधारित है। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब सीता और राम और लक्ष्मण जो है वनवास में चले जाते हैं, तब सीता जी अपने देवर से कहती हैं कि मुझे एक फूल चाहिए, मुझे बहुत सुंदर लगा वो फूल, आप मेरे लिए उसे ले आइए। तो यही संवाद पर, इसी बात पर उनकी जो गाथा है वो लिखी गई है। तो इसे कहते हैं फूलबासन की गाथा। फूलबासन नाम के एक फूल लाने के लिए, अनुरोध के लिए ये गाथा लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ गई बात पंडवानी की गाथा। ठीक है, पंडवानी की गाथा का मतलब क्या हो गया? देखिए पंडवानी के बारे में हमने चर्चा और की थी। ठीक है, जब हम लोकगीत पढ़ रहे थे, तो पंडवानी जो है वो शब्द अगर देखेंगे तो आप पांडवों से निकला है, महाभारत से निकला हुआ है पंडवानी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सभी गाथाओं में सबसे लंबी, बड़ी और वीर रस प्रधान गाथा है। ठीक है, जब भी पांडवों का नाम आता है तो वो वीर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये वीर रस प्रधान गाथा है। ठीक है, इसमें द्रौपदी क्या होती है? हरितालिका तीज व्रत की बात करती है। ठीक है, क्योंकि जो पंडवानी है वो महाभारत का छत्तीसगढ़ी वर्जन है। छत्तीसगढ़ी वर्जन मतलब उसके छत्तीसगढ़ के हिसाब से लिखी गई है, इसीलिए इसमें हरितालिका तीज जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है उसके बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, महाभारत पांडवों की वीर गाथा का भी वर्णन इसमें किया जाता है। ऐसे बताया जाता है कि पांडव जो है वो कितने वीर हैं, उन्होंने ऐसी इतनी शानदार लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो उसका भी वर्णन इसमें किया जाता है। और इसे कौन गाते हैं? मुख्यतः प्रधान और देवार जाति के लोगों के द्वारा इसका गायन किया जाता है। प्रधान और देवार जाति के लोग जो है इसको गाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी गाथाएं हैं। देखिए ये जो है ये मध्यकालीन गाथाएं।
अभी तक हमने जो देखा वो आदिकालीन गाथा है, पुरानी गाथा है, ठीक है, प्राचीन गाथा है। तो अब जो हम देख रहे हैं वो मध्यकालीन गाथाएं हैं। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है फूल कुंवर की गाथा, देवी की गाथा और कल्याण साई की गाथा। लघु गाथा है, मतलब शॉर्ट जो फोकलोर है उनकी बात है। इसमें गोपल्ला गीत, राय सिंह के पवारा, ढोला मारू और नागेश्वर कहीना, ये शॉर्ट गाथाएं हैं, छोटी गाथाएं हैं। और इसके अलावा लौरिक चंदा, आल्हा उदल, सरबन गीत, धोबिन की गाथा, सीताराम नायक, भैरव, रसालू और दसमत कहीना, ये सारी जो गाथाएं हैं ये मध्यकालीन की गाथाएं, ठीक है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फूल कुंवर की गाथा, ठीक है। फूल कुंवर जो शब्द है वो कहाँ से आता है? फूल कुंवर एक छत्तीसगढ़ी शब्द है। फूल कुंवर मतलब फूल के समान मुलायम या कोमल, ठीक है। तो फूल कुंवर जो थी वो राजा जगत की बेटी थी, ठीक है। और इस गाथा में फूल कुंवर की मुगलों से युद्ध और पराक्रम व वीरता का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो फूल कुंवर एक राजकुमारी थी जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, तो उन्हीं की गाथाओं को इसमें, उन्हीं की कहानियों को इस गाथा में बताया जाता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं देवी की गाथा। देवी की गाथा जो है ये भी मुगलकालीन अकबर के समय की है। इस गाथा में देवी के क्रोध एवं प्रकोप को दूर करने का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। तो देवी की गाथा जो है वो देवी की बात हो रही है, इसमें गॉडेस की बात हो रही है। ये भी मुगलकालीन एक गाथा है। इसमें देवी के प्रकोप को किस प्रकार से दूर किया जाए इसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कल्याण साई की गाथा। कल्याण साय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक थे, ठीक है। कल्याण जो साय थे वो रतनपुर कलचुरी वंश के शासक थे, मुगलकालीन शासक थे, जहांगीर के समकालीन, ठीक है। समकालीन मतलब जहाँ दिल्ली में जहांगीर राज कर रहे थे वहीं पर यहाँ जो क्षेत्रीय जगह है वहाँ पर कल्याण साय जो है शासक थे, ठीक है। और इसी गाथा में गोपाल राय की असाधारण वीरता का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये वीर रस की गाथा हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी के वीर रस का वर्णन, वीरता का वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए वीर रस की ये गाथा हो गई, ठीक है। तो कल्याण साय की गाथा एक वीर रस की गाथा है। फूल कुंवर की गाथा भी एक वीर रस की गाथा है, क्योंकि एक राजकुमारी ने मुगलों से लोहा लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत जो है वो कलचुरी वंश से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की हम इतिहास में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कलचुरी वंश से संबंधित है। और इस गाथा में कल्याण साय जो कि जहांगीर के दरबार में 8 साल तक रहे उनका वर्णन है, इसीलिए इसे गोपल्ला गीत कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे राय सिंह का पवारा, ठीक है। राय सिंह का पवारा क्या है? ये भी एक लोक गाथा है, ठीक है। इस गाथा में राय सिंह के संबलपुर अभियान का वर्णन है, ठीक है। राय सिंह एक शासक रहते हैं, वो संबलपुर में जाकर अभियान करते हैं, युद्ध करते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें किरोदा का किला टूटने का वर्णन है और इस गाथा में कोकराय लक्ष्मी नारायण की वीरता का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया राय सिंह का पवारा, जिसमें राय सिंह नाम के शासक का वर्णन है जो संबलपुर में किरोदा का किला तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो उसी को गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ढोला मारू की गाथा। ये आप लोगों ने सुना होगा ढोला मारू का नाम। ये भी लैला मजनू की तरह ही एक प्रेमी जोड़े रहते हैं, ठीक है। यह मूलतः जो है राजस्थान की लोक गाथा है। कहाँ की लोक गाथा है? ये छत्तीसगढ़ की लोक गाथा नहीं है, ये राजस्थान की लोक गाथा है। लेकिन जो है राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी वर्जन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी रूपांतरण इसका देखने को मिलता है। तो ढोला मारू के अमर प्रेम का उदाहरण है, उत्कृष्ट वर्णन है। ढोला मारू एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं, ठीक है। तो ढोला जो है वो उसकी वीरता और बुद्धि का वर्णन है और मारू के जीवन के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसे गाने वाले कौन कौन है? सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार इनके प्रमुख कलाकार हैं जो छत्तीसगढ़ में ढोला और मारू की कहानियाँ को गाते हैं, ठीक है, गाथा को गाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर लौरिक चंदा या चंदैनी गायन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। लौरिक चंदा भी एक लव थीम बेस्ड गाथा है। ये भी लौरिक चंदा जैसे लैला मजनू थे, हीर रांझा थे, ढोला मारू थे, वैसे ही लौरिक चंदा जो थे छत्तीसगढ़ के लैला मजनू के रूप से जाने जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये गाथा लौरिक और चंदा की प्रेम कथाओं का वर्णन है। ठीक है, तो इस गाथा में क्या होता है, इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, लौरिक और चंदा इसके प्रमुख पात्र हैं। और इसके गायक कौन है, मुख्य गायक हैं चिंता दास इसके प्रमुख गायक है। और इसे कौन गाता है, श्रृंगार रस पर गाया जाता है। मतलब ये जो है, ये देखिए श्रृंगार रस की कोई भी गाथा या कविता जब होती है तो वो ब्यूटिफिकेशन पर बात करती है, सौंदर्यीकरण पर बात करती है, तो श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें नॉर्मल चीज़ों को भी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें भी होती है, उनको भी सुंदर करके बताया जाता है। ठीक है, इस गीत के प्रमुख पात्र लौरिक जो कि रीवा का निवासी था और चंदा जो थी वो आरंग की निवासी थी। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ी लैला मजनू हो गए। ठीक है, रीवा के और चंदा जो थे वो आरंग की निवासी थी। ठीक है, इस कला का प्रदर्शन कहाँ होता है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो चंदैनी गोंदा जो लोक नाट्य में रवान यादव ने पार्श्व संगीत दिया है। ठीक है, यह चंदा रौताइन तथा उढ़रिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस लोक गाथा को चंदा रौताइन या उढ़रिया के नाम से भी जाना जाता है। और राउत जाति के जीवन का इसमें गौरवपूर्ण चित्रण, यानी कि राउत जाति जो जीवन जीती है उसका गौरवपूर्ण इसमें चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो लौरिक चंदा या चंदैनी गायन भी इसे कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया लौरिक चंदा गाथा के बारे में। ठीक है, इसमें से सारे सवाल आप बना लेंगे। ठीक है, फिर आती है आल्हा उदल की गाथा। ठीक है, आल्हा उदल जो है वो बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है। आल्हा उदल की जो गाथा है वो बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है। इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, घोड़ा नाच के नाम से जाना जाता है। और इस गायन में वीर रस की प्रधानता होती है। वीर रस मतलब जिसको सुनते ही आपको जोश आ जाए उसे कहेंगे हम वीर रस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में गाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइम पे गाते हैं, वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु में गाते हैं। इसे कहते हैं आल्हा उदल की गाथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्रवण कुमार की गाथा, सरवन गाथा। ठीक है, श्रवण गाथा। श्रवण गाथा आपने हमेशा से श्रवण का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार जो बच्चों को सलाह दी जाती है कि श्रवण कुमार का अनुसरण करें, श्रवण कुमार का पालन करें। ठीक है, अभी श्रवण कुमार है कौन। ठीक है, तो श्रवण कुमार आपने सुना होगा, रामायण में एक पात्र रहते हैं श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ पर लेकर जाते हैं, अपने कंधों पर बिठाकर। उन्हें कहते हैं श्रवण कुमार, जिन्हें राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दुख में जो श्रवण के माता पिता हैं वो दशरथ को श्राप दे देते हैं और इसी कारण से उन्हें पुत्र वियोग यानी कि राम के वन जाने की घटना को देखना पड़ता है, उसका साक्षी होना पड़ता है। ठीक है, तो यह श्रवण कुमार की गाथा है, श्रवण पर आधारित है। ठीक है, इसमें पितृभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से अपने माता पिता की भक्ति में वो जो है उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर सारे तीर्थ के दर्शन कराते हैं। इसमें दशरथ के बाण से श्रवण की मृत्यु और अंधे माता पिता का दशरथ को श्राप देने का वर्णन किया गया है। इसे ही श्रवण गाथा कहते हैं। अब बसदेवा गायन भी है, वो श्रवण कुमार से संबंधित है। अगर मान लीजिए बसदेवा गायन की बात होगी और श्रवण कुमार गाथा की बात होगी तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, सिमिलर ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बसदेवा गायन में भी श्रवण कुमार की चर्चा की जाती है और श्रवण गाथा में भी, सरवन गाथा में भी श्रवण कुमार की चर्चा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गए एक व्यापारी की कहानी है, सीताराम नायक। ठीक है, तो सीताराम नायक एक व्यापारिक समाज की कहानी या गाथा को बताते हैं। ठीक है, तो सीताराम नायक क्या है, व्यापारिक समाज जो कमर्शियल सोसाइटी थी उस टाइम की, मध्यकाल की, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब रसालू की कथा। ठीक है, रसालू की कथा यानी वीरता की अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब ऐसी बातें करना जो सच ना होकर भी सच लगे या एक्सट्रीम बोलना। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बोले कि वो सच ना लगे, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। तो वीरता की अतिशयोक्ति पूर्ण गाथा है। ठीक है, रसालू रहे होंगे वीर, पर उनकी ऐसी गाथा का वर्णन किया गया कि भाई वो लगता ही नहीं कि इतने वीर कोई हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दसमत कईना गाथा। ठीक है, दसमत कईना यानी कि दुर्ग संभाग में ज़्यादा प्रचलित गाथा है। ठीक है, कहाँ प्रचलित है,
दुर्ग संभाग में प्रचलित है। दशमत मंदिर ओढ़ार गांव दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? दशमत मंदिर, दशमत कईना से संबंधित है, तो दशमत मंदिर कहाँ पर है? ओढ़ार गांव दुर्ग जिला में स्थित है। और देवार जाति के गायक इस लोक गाथा को गाते हैं। कौन गाता है इस लोक गाथा को? देवार जाति के गायक इस लोक गाथा को गाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लोक नृत्य या फोक डांस। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से हमारी क्लास देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।